50 साल पहले 20 जुलाई को नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा, लेकिन वहां जाने से पहले वे यहां पर आए थे। ये सेडान क्रेटर है और इसका गड्ढा 1962 में परमाणु बम से बना था। ये नेवादा के परीक्षण स्थल का हिस्सा है, जो रोड आइलैंड से भी बड़ा रेगिस्तान का एक क्षेत्र है। Located 70 miles northwest of Las Vegas. यहां अमेरिका ने 928 परमाणु विस्फोट किए और 1965 से उन्होंने नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन जैसे अपोलो के अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर अपनी यात्राओं से पहले प्रशिक्षित किया था। उसके बाद के वर्षों में अंतरिक्ष यात्री स्पेस सूट, मॉकअप और टीवी कैमरा के साथ लौटे। यहां तक कि उन्होंने चांद पर चलने वाले वाहन के मॉकअप का भी टेस्ट किया। अगले 7 सालों में 12 में से 11 पुरुष जो बाद में चंद्रमा पर चले, इस साइट का दौरा करने के लिए आए। तो आखिर आप अपोलो अंतरिक्ष यात्रियों को एक परमाणु बम परीक्षण स्थल पर क्यों लाएंगे? यही तो हमें पता लगाना है। एक सीधा सा कारण तो यह है कि चंद्रमा क्रेटर्स यानी कि गड्ढों से भरा हुआ है, इसलिए अंतरिक्ष यात्रियों को क्रेटर्स वाली सतह का अनुभव होना आवश्यक था। लेकिन अन्य स्थान भी तो उपलब्ध थे, जैसे कि एरिज़ोना में बेरिंग क्रेटर, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि ये एक उल्कापिंड के प्रभाव से बना है। हालांकि इसकी उत्पत्ति 1960 के दशक तक विवादित थी। एरिज़ोना के एक अन्य हिस्से में वैज्ञानिकों ने पारंपरिक विस्फोटकों का इस्तेमाल किया ताकि अपोलो 11 की लैंडिंग साइट के आसपास चंद्रमा पर मौजूद क्रेटर्स के बिल्कुल वैसी ही पैटर्न बना सके। वैसे तो अंतरिक्ष यात्रियों ने इन दोनों ही स्थलों पर प्रशिक्षण लिया, लेकिन नेवाडा टेस्ट साइट में उन्हें कुछ अतिरिक्त मिला। नेवाडा टेस्ट साइट को 1951 में परमाणु विस्फोटों का परीक्षण करने के एक स्थान के रूप में कमीशन किया गया। इसका लक्ष्य केवल एक बेहतर बम विकसित करना नहीं था, बल्कि यह भी समझना था कि घरों और घरेलू वस्तुओं को एक परमाणु विस्फोट को झेलने लायक कैसे मजबूत बनाया जाए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। उन्नीस 1963 में परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर किए जाने से पहले तक जमीन के ऊपर 100 परीक्षण किए जा चुके थे। संधि ने हवा में, अंतरिक्ष में और पानी के अंदर परीक्षण पर प्रतिबंध लगा दिया। अब केवल भूमिगत परीक्षण की गुंजाइश बची थी, जैसे कि वो ब्लास्ट जिससे सेडान क्रेटर बना था। एक मीटर चौड़े होल को बिल्कुल यहां जमीन में ड्रिल किया गया था, 635 फीट गहरा, और वहीं पर उन्होंने परमाणु बम को स्थापित किया था। ये एक 104 किलो टन का बम था। इसका मतलब है कि इससे निकली ऊर्जा 1,04,000 टन TNT के बराबर थी, यानी कि हिरोशिमा पर गिराए गए बम से लगभग 8 गुना। This close-up view was taken from a ground station 3 miles from ground zero. The dome rose to a height of 290 feet before it vented at 3 seconds. इसने 12 मिलियन टन धूल और चट्टानें बाहर फेंक दी थी, और जिससे ये उत्तरी अमेरिका में मानव निर्मित सबसे बड़ा क्रेटर बन गया था। बल्कि ये रूस में चैगन क्रेटर के बाद दुनिया का सबसे बड़ा क्रेटर है। इसका व्यास लगभग 400 मीटर है और ये करीब 100 मीटर गहरा भी है। ये सब प्लोशियर नामक एक ऑपरेशन का हिस्सा था। The United States is conducting for the benefit of all nations a program it calls Plowshare. इसके पीछे आइडिया यह है कि यदि आपको कहीं एक बड़ा खड्डा बनाने की आवश्यकता है, मान लीजिए कि आप एक विशाल निर्माण परियोजना में जुटे हैं, जैसे कि एक नहर, तो क्या आप मिट्टी की खुदाई के लिए परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं? Enormous energy, relatively inexpensive, compact and easily transportable. This is the new power tool that Plowshare would add to man's resources of useful energy, to do jobs never before practical or even possible. आप देख सकते हैं ये खुदाई का अच्छा तरीका है, लेकिन बाद में उनको पता चला कि इसके कंटेमिनेशन को काबू करना बहुत ही कठिन है। रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन जो एक परमाणु विस्फोट से पैदा होता है, और इसलिए इस ऑपरेशन को रद्द कर दिया गया। लेकिन उन्होंने जो बनाया था वो उल्कापिंड के प्रभाव से बने गड्ढे जैसी सबसे करीबी चीज थी जो आप बना सकते हैं। और ये थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि जब मैं उल्कापिंड की टक्कर के बारे में सोचता हूं तो मैं उन दावों की कल्पना करता हूं जो एक बड़ी चट्टान के गिरने पर मिट्टी के बाहर उड़ने से हुआ होगा। लेकिन ये वास्तव में ऐसे काम नहीं करता है।
उल्का आमतौर पर बहुत तेजी से चलते हैं, जैसे 10 या 20 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। इसलिए जब कोई उल्का पिंड जमीन से टकराता है तो उस प्रभावित जगह पर एक अविश्वसनीय रूप से गर्म, घना और उच्च दबाव वाला क्षेत्र बन जाता है। ये पत्थरों को पिघलाकर भाप बना देता है। टक्कर के इस बिंदु से एक शॉक वेव या लहर बाहर की ओर दौड़ती हुई आती है, जो कि अत्यधिक दबाव से खनिजों को परिवर्तित कर देती है। दबाव से सिमटा हुआ यह क्षेत्र जब फिर से फैलता है तो ये एक तरह का विस्फोट करता है और उस विस्फोट से ही ये क्रेटर बन जाता है। अगर आप क्रेटर्स को देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो हमेशा ही गोलाकार होते हैं, लेकिन देखा जाए तो उसका उल्का सभी प्रकार के विभिन्न एंगल से टकराती है। आपको फिर भी गोला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि उल्का का प्रभाव वास्तव में एक विस्फोट है। यही क्रेटर का निर्माण करता है, इसलिए ये टक्कर का प्रभाव नहीं है, अन्यथा आपको अजीब अजीब प्रकार के क्रेटर दिखाई देते। परमाणु विस्फोट भी उल्का पिंड के प्रभाव की तरह होते हैं। इस परीक्षण स्थल पर मौजूद ये क्रेटर्स इसका बड़ा सबूत है। इससे ये पुष्टि हो जाती है कि बेरिंज क्रेटर वास्तव में एक प्रभाव के कारण बना था। वैज्ञानिकों ने दोनों साइड से सैंपल की तुलना की और एक जैसे आघात लगे हुए खनिज पाए, जैसे कि क्वेसाइट जो क्वार्ट्ज का एक शॉक ड्रूप है। ये खनिज केवल उल्कापिंड के प्रभाव या परमाणु विस्फोट के अथाह दबाव में ही बन सकता है। परमाणु परीक्षण वाले क्रेटर्स के साथ दूसरी समानताओं के चलते वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि प्रभाव की ऊर्जा लगभग 10 मेगाटन थी। ये काफी बड़े थर्मोन्यूक्लियर विस्फोट के बराबर है। एक और समानता यह है कि इन गड्ढा बनाने वाली घटनाओं में पत्थर कैसे खोदे गए। ये सारी मिट्टी यहां से खोदी गई जो थी 12 मिलियन टन, और उसे रिम से बाहर फेंक दिया गया। और उस प्रक्रिया में असल में होता यह है कि चट्टानों की परतें वास्तव में रिम से निकलकर पलट जाती हैं और इसे इन्वर्टेड स्ट्रैटिग्राफी कहा जाता है। ये उल्कापिंड के प्रभावों और परमाणु विस्फोटों का एक मजबूत संकेत है। और जब अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा पर नमूने एकत्रित किए तो इससे उन्हें ये जानने में मदद मिली कि किस चीज को खोजना है और कहां पर। मुझे ये जानकर आश्चर्य हुआ कि अपोलो अंतरिक्ष यात्रियों ने अपने चंद्रमा पर जाने के अंतिम वर्ष का 25% या 1/4 बिताया साइंस पढ़ने में और इस तरह की साइट्स पर जाने में, जहां वे अच्छे से जान पाए भूविज्ञान के बारे में, उनकी चट्टानों और खनिजों के बारे में और उन संरचनाओं के बारे में जो उन्हें चंद्रमा पर खोजना था। और मुझे लगता है कि सही है, क्योंकि ये वैज्ञानिक मिशन थे, लेकिन ये पेशेवर वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित नहीं किए गए थे, क्योंकि अपोलो अंतरिक्ष यात्री तो विशेषज्ञ पायलट्स थे। अपोलो 11 जब धमाके के साथ ऊपर उठा तो अंतरिक्ष यात्री सचमुच एक अज्ञात दुनिया में निकल पड़े थे। हम चांद के बारे में बहुत ही कम जानते थे, जैसे कि ये बना कैसे, ये बना किस चीज से था, और कहीं ये एक सक्रिय ज्वालामुखी तो नहीं था। जब अपोलो अंतरिक्ष यात्री चांद पर थे तो यहाँ लिया गया प्रशिक्षण उनके काम आया। A lot of the rock samples out here, the hard rock samples, have what appear to be vesicles in the surface. जब उन्होंने वो चट्टानें देखी जिन्हें वे वास्तव में पहचान पाए तो वो काफी खुश थे। Look at that. Look at the glint. Almost see twinning in there. Guess what we just found? I think we found what we came for. Crystal rock, huh? Yes, sir. ये उनके इस प्रशिक्षण से ही संभव हो पाया कि उन खनिजों और चट्टानों को पहचानने में वो सक्षम रहे जिन्हें धरती पर लाना बहुत ही महत्वपूर्ण था, और उन्हें चंद्रमा के गठन के बारे में जानने में मदद भी मिली, यहाँ तक कि हमारे सौर मंडल के बारे में और सभी ग्रहों की बनावट के बारे में भी। ये है चांद की असली धूल, यानी कि लूनर रेगुलिथ, जो अपोलो के 11 अंतरिक्ष यात्रियों ने एकत्रित की थी। मैं इसे माइक्रोस्कोप में रखकर देख लेता हूं। अब चूंकि चंद्रमा में मूल रूप से कोई वायुमंडल नहीं है, ये सभी सामग्री कभी भी ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आई थी, इसलिए सभी को ये चिंता थी कि जैसे ही अंतरिक्ष यात्री इसे अपने अंतरिक्ष यान में लेकर आएंगे जहां पर ऑक्सीजन मौजूद होगी, तो हो सकता है कि ये आग पकड़ ले। तो बज ने ये कहानी सुनाई कि कैसे वे सभी नमूनों को फेंकने के लिए तैयार थे यदि ये हो जाता, लेकिन शुक्र है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। और जब वे उन नमूनों को अंदर लाए और लूनर मॉड्यूल को फिर से प्रेशर से भर दिया, अपोलो 11 में वापस लाई गई चांद की डार्क धूल में वैज्ञानिकों ने हल्के रंग के एक पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े देखे। वे उसे तुरंत पहचान गए कि वो एक एनोर्थोसाइट है, और ये एक महत्वपूर्ण खोज थी क्योंकि इससे इस सिद्धांत को समर्थन मिला कि अतीत में चंद्रमा पूरी तरह से पिघला हुआ था और ये कम से कम 100 किलोमीटर गहरे एक मैग्मा के समंदर से ढका हुआ था। तो ये बात तो है कि जब
एनॉर्थोसाइट बनता है जब इसे बनाने वाले खनिज क्रिस्टलीकृत हो जाते हैं। वे मैग्मा से कम घने होते हैं और सतह पर तैरने लगते हैं। इसलिए चंद्रमा की शुरुआती सतह चंद्रमा की आदिकालीन सतह एनॉर्थोसाइट से बनी होगी और फिर लगभग 1 अरब साल बाद चंद्रमा पर ज्वालामुखी गतिविधियां बढ़ने लगी, जिस वजह से इन क्षेत्रों में लावा बहने लगा था। ये इसके अंधेरे क्षेत्र हैं और इन्हें मैर भी कहा जाता है। और आप देख सकते हैं कि इस एरिया में क्रेटर कम है क्योंकि ये नया है और यहां इस शांति के समुद्र में एनॉर्थोसाइट कैसे पाया जा सकता है? हो सकता है ये इन हाईलैंड्स में विशाल प्रभावों की वजह से हुआ होगा, जिन्होंने चंद्रमा पर हर तरफ मटेरियल फेंक कर बिखेर दिया होगा। इसलिए यहाँ की काली मिट्टी के साथ ये मिश्रित हो गया और अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा लाया गया। लेकिन एनॉर्थोसाइट तो एक बड़ी कहानी की एक छोटी सी झलक भर है। इन सभी नमूनों के अंदर इस बात का एक सूक्ष्म सुराग था कि चंद्रमा कैसे बनता है। एक चट्टान में अलग अलग आइसोटोप्स की मात्रा को देखकर आप ये बता सकते हैं कि वो चट्टान आई कहां से थी। और जब वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के पत्थरों का विश्लेषण किया तो उन्हें पृथ्वी के पत्थरों की तरह ही उनमें आइसोटोप्स मिले। इसी कारण आज हम ये मानते हैं कि पृथ्वी और चंद्रमा एक साथ एक ही घटना के दौरान बने हैं, जो था 4.5 अरब साल पहले विभिन्न ग्रहों के बीच का एक भीषण इम्पैक्ट। चंद्रमा पर जाना और ये समझना कि वहां क्या ढूंढना है, इसने हमें न केवल ये सिखाया कि चांद कैसे बना, बल्कि ये भी कि हमारी पृथ्वी कैसे बनी। और ये सब चंद्रमा के निकट वाले पक्ष से 400 किलोमीटर से भी कम चट्टान द्वारा संभव हो पाया। जाहिर है वहां ऊपर अभी भी बहुत कुछ सीखने के लिए बाकी है और पर्सनली मैं तो वहां फिर से जाने का इंतजार कर रहा हूं। कौन जानता है कि जब हम वहां से वापस लौटें तो एक नई चीज इंतजार कर रही हो खोजे जाने का।